हमारे यहाँ तो एंकर शुरू होता है तो ऐसा लगता है कि पूरे देश को वो बहरा मान करके चल रहा है कि जब तक हम जोर से नहीं जी बोलेंगे बिल्कुल। तो बहरे हमारी बात है। लेकिन मेरे मन में एक सवाल है कि हम अक्टूबर तक भी अगर मान लीजिए कि केवल 20 करोड़ वैक्सीन हर महीने पैदा कर पाते हैं तो हम 90 करोड़ लोगों को दिसंबर तक कैसे करेंगे। टेलीविजन जर्नलिज्म है वो दिल्ली के आसपास सिमटी हुई है, उसको मतलब नहीं है, मतलब कि भोपाल स्थानीय लेवल का भी नेता नहीं था, वहां पार्षद नहीं बन पाया। इस समय टीवी वालों ने उसको प्रवक्ता बना दिया है और वो टीवी पे बैठ के बकवास करता रहता है। एक संबित पात्रा आते हैं, वो बकवास करना शुरू कर देते हैं। जोर थे, कहीं भाषा नहीं आती थी, उन लोगों ने क्या किया कि इसमें अंग्रेजी को घुसाना शुरू कर दिया। देखिए, जब पूरा देश बिगड़ा हुआ होगा तब आप देखिएगा कि बिहार सुधार की राह पे होगा। बिहार जो है वो 100 साल आगे बिल्कुल सर, चलता है, बिल्कुल। दूसरी जगहों से 100 साल आगे चलता बात करेंगे, साथ ही आज हिंदी पत्रकारिता दिवस है, जिस विषय में आज हम बात करेंगे विकास मिश्रा जी से। तो इस समय हमारे साथ सर जुड़े हुए हैं। सर नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। है। नमस्कार गौरव, आपको भी हिंदी पत्रकारिता दिवस के शुभकामनाएं। बिल्कुल सर, आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो इसी अब हम देखते हैं कि अगर हिंदी पत्रकारिता की बात करें, अखबारों की बात करें, तो कहीं ना कहीं कुछ मिलावट सी नजर आ रही है। क्या ये मॉडर्नाइजेशन को देखते हैं आप, या फिर ये नुकसान है भाषा का? देखिए, भाषा हिंदी के साथ एक बहुत बड़ी समस्या ये पैदा हुई कि आज़ादी के ठीक पहले हिंदी में साहित्य का सृजन तो हो रहा था, लेकिन हिंदी जो है वो सत्ता की भाषा नहीं थी, उर्दू थी। भारत जी। में सत्ता हाँ की हाँ हाँ। भाषा जो है वो उर्दू हुआ करती थी। बिल्कुल। तो जब हम आज़ाद हुए और उसके बाद हमने हिंदी की तरफ ध्यान देना शुरू किया, तो दुर्भाग्य से ऐसा हुआ कि हमने उस संस्कृत निष्ठ हिंदी को खुद में शामिल कर लिया राजकीय भाषा में, जो कहीं आम बोलचाल की भाषा में वो थी ही नहीं। तो इसका नतीजा क्या हुआ कि लोग ये मानने लगे कि हिंदी जो है बड़ी कठिन भाषा है। आज भी तो भाषा के सरलीकरण के नाम पे जो लोग कमजोर थे, जिनको भाषा नहीं आती थी, उन लोगों ने क्या किया कि इसमें अंग्रेजी को घुसाना शुरू कर दिया। देखिए, किसी भाषा में किसी दूसरी भाषा का सम्मिश्रण बुरा नहीं है, क्योंकि आप सामान्य रूप से खुद को अभिव्यक्त कर रहे हैं। लेकिन जब आप हिंदी को इंग्लिश बनाने लगते हैं तो ये बड़ी जी समस्या होती है। मैं आपको बताऊं कि मैं जिन अखबारों में भी रहा हूं, वहां मैं नई दुनिया में रहा बड़े लंबे समय तक, 2 दशक तक मैं नई दुनिया में रहा हूं। और नई दुनिया भाषा के लिए जानी जाती रही है, उससे बेहतर भाषा किसी और अखबार के पास कभी नहीं रही पूरे हिंदुस्तान में। हिंदी की जो भाषा है, मुझे याद है कि अगर मात्रा की एक गलती हो जाती थी तो पूरे अखबार में हंगामा मच जाता था, लेकिन आज वो स्थिति नहीं है। आज वक्त के साथ उसमें बदलाव आ रहा है, लेकिन उसमें इंग्लिश के प्रयोग से मैं सहमत नहीं हूं कि अंग्रेजी के शब्दों का बेवजह उपयोग नहीं होना चाहिए। तो बच्चों को भी जिनको आगे बढ़ना है, भाषा तो उनको सीखनी पड़ेगी। देखिए, अंग्रेजी की एक सीमा है। अंग्रेजी को लोग कहते हैं कि बहुत बड़ी भाषा है और दुनिया की भाषा है। अंग्रेजी में यह ताकत नहीं है कि वो सारे भावों को अभिव्यक्त कर दे। मैं आपको उदाहरण बताता हूँ। उनके यहाँ स्माइल और लाफ, इसके अलावा दूसरा तीसरा कोई शब्द नहीं है। हमारे यहाँ देखिए, मुस्कान, मुस्की मारना, है ना, इस तरह कितने सारे शब्द हैं। आप गांव में चले जाएंगे तो और भी बहुत सारे शब्द आपको मिल जाएंगे। हमारी भाषा ज्यादा सशक्त है और बच्चों को सीखना पड़ेगी, भाषा तो सीखना पड़ेगी। जी एक किताब आपकी पर्यटन से संबंधित किताब है। जी तो जी आप मतलब यात्राओं के बारे में बहुत कुछ आपने करीबी से देखा है और उनको जानते भी। तो जी। क्या लगता है कि किस देश की पत्रकारिता आपको सबसे ज्यादा अच्छी लगी? कहाँ की जो नीतियां हैं वो सबसे ज्यादा अच्छी लगी, सबसे ज्यादा लुभाने वाली लगी? तो ये जो आप कह रहे हैं किस देश की पत्रकारिता, मुझे लगता है कि मैं जिन देशों में भी गया हूं या जिन देशों की पत्रकारिता से इत्तेफाक रखता हूं, अपने परिवेश में सब बेहतर कर रहे हैं, है ना। अच्छा। उसमें जब हम कहते हैं कि कुछ लोग बुरा कर रहे हैं, तो देखिए, बुरा तो हर जगह है ना। उनको उनको काउंट मत कीजिए, बुरे को आप काउंट मत कीजिए। दुनिया में देव और दानव हमेशा से रहे हैं, तो हर प्रोफेशन में देव भी हैं और दानव भी हैं। तो हर जगह की पत्रकारिता अपने परिवेश में ठीक है, मैं किसी को बुरा नहीं कहना चाहूंगा। और अच्छा तो सब है। जी तो आपने कहा कि बुरे की तरफ ध्यान ना देते हुए अच्छी चीजों पर ध्यान दें। जी अ, अब इसमें सर एक सवाल ये आता है कि अगर बुरे लोगों की संख्या सबसे ज्यादा है, अगर हम बात करें जैसे इस समय की स्थिति की बात करें हिंदी पत्रकारिता की या अन्य कोई भी पत्रकारिता हो, भारत की अगर इस बात करें, तो हम जी देखते हैं फ्रीडम इंडेक्स ऑफ जर्नलिज्म देखते हैं। तो जी। उसमें भी कहीं ना कहीं हमें निराशा हाथ में आती है भारत की तरफ से। तो क्या ऐसे में जब बुराई इतनी ज्यादा है तो उसकी तरफ ध्यान देना सही है, गलत? देखिए, जब हम आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे
जब हमारे पूर्वज आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे तो आज़ादी की लड़ाई लड़ने वालों की संख्या कम थी और अंग्रेजों के साथ उनकी फौज में शामिल होने वालों की संख्या ज़्यादा थी। लेकिन सफलता किसको मिली? सफलता तो हम आज़ादी के मतवालों को ही मिली ना। तो कभी भी जो नेगेटिव चीज़ें होती हैं वो उतनी प्रभावशाली नहीं होती हैं। एक अकेला सत्य का बंदा अगर खड़ा होगा तो 10 लोग जो है वो चुपचाप हो जाएंगे। अगर एक राम होते हैं तो उस जमाने के सारे जो दानव होते हैं उनको वो परास्त करते हैं। सत्य में जो ताकत है ना, आपके भीतर जो ज्ञान है, आपके भीतर जो एक समझ है, उसकी अपनी शक्ति होती है। तो इसलिए बुराई तो देखिए हमेशा ही है, उससे उससे घबराने की जरूरत नहीं है, प्रतिकार उसका जरूरी है। लेकिन प्रतिकार ये नहीं जो व्हाट्सएप पे चल रहा है, फेसबुक पे चल रहा है। आप अगर जाएंगे फेसबुक के साइट उस पे, तो मैं बहुत कम लिखता हूँ, मैं नहीं लिखता हूँ उस पर, क्योंकि वो बेवजह बकवास करना है वहां पे जाकर के, अपनी ऊर्जा का क्षरण है वो, कोई मतलब नहीं है उसका। अपना काम कीजिए, अच्छा काम कीजिए। अगर मान लीजिए कि इस समय वैक्सीनेशन हो रहा है और सरकार कह रही है कि वैक्सीनेशन दिसंबर तक हम पूरा कर देंगे, तो आप कहिए कि हम सरकार की बात मानते हैं, सरकार हमारी है, इससे हम इत्तेफाक रखते हैं। लेकिन मेरे मन में एक सवाल है कि हम अक्टूबर तक भी अगर मान लीजिए कि केवल 20 करोड़ वैक्सीन हर महीने पैदा कर पाते हैं, तो हम 90 करोड़ लोगों को दिसंबर तक कैसे करेंगे? एक सवाल खड़ा कीजिए ना, इसमें लड़ने की जरूरत नहीं है। सही बात। और जो समर्थन में है उनके सामने सवाल खड़ा कर दीजिए, वो जवाब नहीं दे पाएंगे उसका। बिल्कुल। हाँ, तो मतलब सवालों से ये जंग हमें जीतनी चाहिए। यस, बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं आपसे अब अब अगले सवालों में एक शब्द कहूंगा, उस शब्द पे आपके किस तरह से ख्याल हैं, एक सेंटेंस में या एक शब्द में जैसा भी है आप उसको बताइएगा। तो पहला शब्द है पत्रकारिता। आम आदमी के भावनाओं को अभिव्यक्त करने वाला माध्यम। चलिए, डेमोक्रेसी। जीवन की वो शैली जो खुद को बेहतर तरीके से अभिव्यक्त करने का मौका देती है। अगला जो शब्द है वो आपसे जुड़ा हुआ है, हालांकि वो शब्द है विकास। हर पल निरंतर आगे बढ़ते रहने की चाहत। जो पूरी जर्नी एक बिताई है, आपने बहुत अनुभव भी लिया है, इस पूरे अनुभव को, इतने सालों को एक शब्द में आप क्या कहेंगे या एक सेंटेंस में? खुद को जानने का अवसर। हिंदी पत्रकारिता। दुनिया के बहुत प्रभावशाली और बहुत प्रशंसनीय माध्यम। पत्रकारिता और साहित्य दोनों का अन्योन्याश्रय संबंध है। उस संबंध के बारे में सर हम आपसे जानना चाहेंगे, किस तरह का संबंध? जरूर। साहित्य जो है वो एक ऐसी विधा है जिसमें आप अपने परिवेश को ज्यादा आत्मिक रूप से जान पाते हैं। एक पत्रकार के रूप में आपका जो जानना होता है उसमें हो सकता है कि बहुत गहराई ना हो, उसमें एक सतहीपन हो, लेकिन जब साहित्य उससे जुड़ता है तो साहित्य उस मन और भावना के साथ जुड़ता है जिसको अलग नहीं किया जा सकता है। तो वो जो भाव जब आता है लेखन में, जैसे मैं आपको एक उदाहरण बताऊंगा। एक किताब है श्रीलाल, एक किताब है नाच्यो बहुत गोपाल, है ना। उसके लेखक हैं विष्णु नागर नागर साहब, क्या नाम है उनका पूरा? अमृतलाल नागर। अमृतलाल नागर की एक किताब है नाच्यो बहुत गोपाल। मुझे लगता है कि पत्रकारिता पे उससे बेहतर किताब दुनिया में शायद नहीं लिखी गई है। अगर नहीं पढ़ी हो तो आप जरूर पढ़िएगा। और बड़ी दिलचस्प कहानी है कि एक ब्राह्मण की लड़की जो है वो किसी मेहतर के साथ भाग जाती है और उसके बाद उसके जीवन का जो बदलाव होता है उसको लेकर के उन्होंने एक रिपोर्टिंग की और वो पूरी एक किताब है, 600-700 पेज की किताब, 600-700 पेज की किताब है वो। तो साहित्य जब आपकी पत्रकारिता में होता है तो आप बहुत बेहतर कर पाते हैं। अयोध्या से आयुषी सिंह हमसे एक सवाल पूछ रहे हैं जेम्स हिस्टरी के माध्यम से। इस समय लॉकडाउन लगा हुआ है, बच्चे अपने घरों पर है और किसी प्रकार से वो अच्छी शिक्षा जो है अब प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि यूनिवर्सिटी जाना नहीं हो पा रहा है। तो अब ऐसा क्या करें भविष्य में वो इंडस्ट्री में अपनी जगह बनाने के लिए किस तरह की चीजों पर अभी ध्यान दें, क्योंकि घर में रहकर पढ़ाई भी और प्रैक्टिकल ज्यादा वर्क है जर्नलिज्म में, तो वो भी नहीं हो पाता।
देखिए, सबसे पहले तो आप अखबार रोज पढ़िए, है ना, रोज पढ़िए। मैं ये सलाह आपको बिल्कुल नहीं दूंगा कि टीवी रोज देखिए आप, क्योंकि टीवी आप जब देखते हैं तो दुर्भाग्य से हमारे यहाँ की जो भारतीय टेलीविजन की पत्रकारिता है वो बड़ी विचित्र पत्रकारिता है। वो पत्रकारिता पता नहीं, मुझे तो नहीं लगती कि कोई पत्रकारिता है, लेकिन हाँ कुछ जी चैनल्स ऐसे हैं जो बेहतर काम कर रहे हैं। आप इन दिनों में कुछ टेलीफिल्म्स देखिए, आप अखबार पढ़िए। टेलीफिल्म्स मैं इसलिए कह रहा हूँ कि उसमें हमारा जो समाज है उसको समझ पाने का माध्यम बनता है वो। जी तो एक तो आप टेलीफिल्म देखिए, किताबें खूब पढ़िए और अखबार खूब पढ़िए, और जो भी घटनाक्रम हो रहा है उस पर सोचिए कि ऐसा क्यों हो रहा है। क्योंकि जब सवाल आपके भीतर पैदा होंगे तब आप उनके जवाब ढूंढने की ओर आगे बढ़ेंगे, और जवाब ढूंढेंगे तब उस विषय को आप बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। सर, इसमें आपने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की बात करी तो बिल्कुल मैं समझता हूँ कि इस समय की जो स्थिति है बड़ी नाजुक है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में। किस तरह से देखते हैं कि क्या भविष्य में इसकी कोई सुधार नजर आती है? इसी के मैं साथ में आपको जब भारतीय टेलीविजन पत्रकारिता की शुरुआत हुई तो ये जो जी डिबेट है इसकी शुरुआत की थी एसपी सिंह ने, सुरेंद्र प्रताप सिंह ने, जो भारतीय जी टेलीविजन पत्रकारिता के पितामह भी कहे जाते हैं या जनक भी कहे जाते हैं। उन्हीं के हाँ समय में बिल्कुल। सबसे बेहतर ये हुआ था। उन्होंने डिबेट की शुरुआत इसलिए की थी कि वो ये जानते थे कि पत्रकार जो है वो सब कुछ थोड़ा थोड़ा जानता है, लेकिन जरूरी नहीं कि वो सब चीज के बारे सब में बहुत जानता है। बेहतर तरीके से जानता हो। तो उन्होंने ये सोचा कि भाई अगर मान लीजिए हम एक जेएनयू से स्टूडेंट लाते हैं, एक प्रोफेसर लाते हैं, पटना यूनिवर्सिटी से लाते हैं, मगध यूनिवर्सिटी से लाते हैं, या कहीं से भी लाते हैं, और उनको इस सब्जेक्ट पर हम जब बातचीत कराते हैं, लेकिन आज क्या हो गया कि जो विषय के विशेषज्ञ हैं वो तो कहीं और रह गए। जो टीवी पे लोग आ रहे हैं, कई बार मुझे बड़ी हंसी आती है कि यार ये लोग कहां से आकर के यहाँ पे बैठ गए हैं। मैं कांग्रेस के एक प्रवक्ता को देखता हूं जो हमेशा चेहरा आजकल दिखता है, वो इंदौर का रहने वाला है ना। उसको कोई वहां पे, मतलब वो स्थानीय लेवल का भी नेता नहीं था, वहां पार्षद नहीं बन पाया। इस समय टीवी वालों ने उसको प्रवक्ता बना दिया है और वो टीवी पे बैठ के बकवास करता रहता है। एक संबित पात्रा आते हैं, वो बकवास करना शुरू कर देते हैं, कहीं जानकारी नहीं है, कुछ नहीं है। तो इस तरह के चेहरों को हमारी पत्रकारिता ने उठा करके और प्रवक्ता बना करके एक दिग्भ्रमित करने का काम किया है। और जो आप कह रहे हैं कि भविष्य क्या है, देखिए दुर्भाग्य ये है कि भारत में जो हिंदी जर्नलिज्म है, भारत में हिंदी टेलीविजन जर्नलिज्म है, जी ये मतलब परिपक्व होने से पहले ही बड़ा कुपोषित हो गया ये, है ना। बहुत ही कुपोषित है ये, मतलब अब इसके आप ये कल्पना नहीं कर सकते हैं कि इसको बड़ा खिला पिला कर कहीं बड़ा हेल्दी बच्चा बना लेंगे आप इसको, ऐसा संभव नहीं है। आप देखिए ना, आप विदेशी टीवी चैनल्स को देखिए, कितनी आसानी से बात करते हैं वो, है ना। हमारे यहाँ तो बिल्कुल। एंकर शुरू होता है तो ऐसा लगता है कि पूरे देश को वो बहरा मान करके चल रहा है कि जब तक हम जोर से नहीं जी बिल्कुल। बोलेंगे तो बहरे हमारी बात नहीं हाँ सुने। हाँ जी, तो इसी के साथ सर अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल भोपाल से है आदित्य श्रीवास्तव का, जो कहते हैं एक न्यूज कंज्यूमर के तौर पर सवाल पूछते हैं। उनका सवाल ये है कि जो मीडिया है, खासतौर पर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की बात करें और और अखबारों की बात भी करें, तो अखबारों में खबर की जगह इश्तिहारों ने जगह ले ली है। और जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है वहां पर एजेंडे ऐसे बन गए हैं, एक विषय के ऊपर ध्यान दिया जाता है, अन्य विषयों को छोड़ दिया जाता है और एक ही विषय पे सभी चैनल चलते रहते हैं। क्या कहेंगे दोनों ही बातों पर? दी दोस्त, दो चीजें हैं इसमें। एक तो ये है कि अखबारों में जगह जो है इश्तिहार ने ले ली है, ठीक है। जी एक पुरानी कहावत आपने सुनी होगी कि भूखे भजन न होहीं गोपाला, है ना। भूखे बिल्कुल। रह करके जब ईश्वर का भजन नहीं हो सकता है तो पत्रकारिता क्या होगी। तो यदि तो अखबार के लिए विज्ञापन बहुत जरूरी है। अगर आप विज्ञापन नहीं लाएंगे, विज्ञापन नहीं होगा आपके पास, तो क्या आपका अखबार बाजार में टिक पाएगा? नहीं टिक पाएगा। किस लिए नहीं टिक पाएगा? क्योंकि भारत में मुफ्त की आदत इतनी खराब है कि हम उस मुख्यमंत्री को लगातार जिताते रहते हैं जो 1 रुपए किलो हमको चावल देता रहता है। हम ये नहीं देखते हैं कि हमारे प्रदेश की आर्थिक दुर्दशा कितनी स्थिति हो क्या रही है ना। बिल्कुल। तो यहाँ मैं एक अखबार में काम करता था, मैं उसका नाम नहीं लूंगा, उसके मालिक को इतना मुगालता था कि उसने एक बार मुझसे कहा कि विकास जी हमारा अखबार तो बिल्कुल चलेगा। मैंने कहा क्यों चलेगा? तो बोला कि इसलिए कि जरूरत पड़ेगी तो हम एक अखबार के साथ 20 रुपए का नोट भी रद्दी कर देंगे।
और ये भोपाल से सवाल पूछा गया है, तो वो अखबार मालिक भोपाल का ही है जिसने जिसने ये कहा था कि मैं 1 रुपए के साथ 20 रुपए के नोट नत्थी कर दूंगा। लेकिन और उस अखबार को मैंने लॉन्च भी किया था, लेकिन वो अखबार नहीं चला, है ना। वो 20 रुपए भी खर्च करना चाहता था, तब भी नहीं चला वो। तो अखबार चलने के लिए आपके पास सामग्री चाहिए, और बेहतर सामग्री एकत्रित करने के लिए आपके पास साधन चाहिए। साधन कहाँ से होगा? विज्ञापन से होगा। लेकिन विज्ञापन पूरे अखबार में नहीं होता है। विज्ञापन मान लीजिए 50% जगह पे है, मैं तो एक्सट्रीम कहता हूँ, इतना विज्ञापन किसी अखबार के पास होता नहीं है। एक्सट्रीम चलिए 40-45% है। आपके पास 50-60% जो है वो तो जगह बची हुई है। और दूसरी बात, आपने एक शब्द का इस्तेमाल किया है, न्यूज कंज्यूमर, है ना, न्यूज कंज्यूमर। तो जब आप खुद को कंज्यूमर के रूप में ढाल लेते हैं तो उस समय आपको विज्ञापन की भी जरूरत पड़ती है, क्योंकि विज्ञापन आपको ये जानने के लिए चाहिए कि यार स्कूटर वेस्पा का खरीदना है कि स्कूटर बजाज का खरीदना है कि स्कूटर किसका खरीदना है। तो वो भी न्यूज फॉर्मेट है, वो भी न्यूज फॉर्मेट है। तो विज्ञापन तो चाहिए। तो जो लोग ये बात करते हैं वो बड़े आदर्श स्थिति की कल्पना करते हैं, वो भगवान श्री राम के जमाने के राज की कल्पना करते हैं, और वो चाहते हैं पत्रकारिता इतना सात्विक हो जाए। जी हाँ, टीवी वाली बात पे मैं आना चाहूंगा। हाँ बिल्कुल सर, एजेंडे के ऊपर देखिए, टीवी के साथ एक बड़ी प्रॉब्लम ये हुई है कि वहां पे खबर के नाम पे खर्च जो है वो खत्म हो गया है। खबर के लिए खर्च नहीं करना है। अगर एक रिपोर्टर जाएगा वहां 2 दिन रहेगा, खबरों को ढूंढेगा, कागज निकलवाएगा, तो इसमें खर्च होगा, टाइम भी खर्च होगा, पैसा भी खर्च होगा। लेकिन अगर मान लीजिए कि दिल्ली के आसपास कहीं कोई घटना हो गई है, तो 3 रिपोर्टर कहीं खड़ा हो जाएगा और वहां के बारे में बकवास करना शुरू कर देगा। तो वो भारतीय जो टेलीविजन जर्नलिज्म है वो दिल्ली के आसपास सिमटी हुई है। उसको मतलब नहीं है कि भोपाल में क्या हो रहा है। भोपाल तो आ भी जाता है, लेकिन रायसेन में क्या हो रहा है उसको पता नहीं है, और ना उसका जरूरत है। 3 दिन बाद वो बताता है कि रायसेन में ये हो गया था। तो भारतीय टेलीविजन जर्नलिज्म के बारे में तो बात करने का कोई मतलब नहीं है। जी हाँ, तो मतलब स्थिति इतनी बुरी आपको लगती है कि बिल्कुल। जी, मैं तो भाई साहब दूरदर्शन देखता हूँ जी, मैं दूरदर्शन देखता हूँ। बड़ी शांति से दूरदर्शन वाले बात करते हैं, कुछ विषय को एनालाइज भी करते हैं, तो मैं तो बड़ी चाव से दूरदर्शन देखता हूँ। तो बिल्कुल सर, इसी के साथ हम इंटरव्यू को कंक्लूड करते हुए आखिरी मेरा आपसे एक सवाल रहेगा। हमारे जो जेएमसी स्टडी हब है, ये एक संस्थान है जो बच्चों के लिए खासतौर पर जो नेट की तैयारी कर रहे हैं पत्रकारिता के लिए, उनको कोर्सेज मिल नहीं पाते हैं। तो भारत की पहली ऐसी वेबसाइट है जो जर्नलिज्म स्टूडेंट्स के लिए पूरी तरह से डेडिकेट की गई है। इसी में एक ब्रांच हमने और रखी है जी, जेएमसी साहित्य करके, जिसमें हम चाह रहे हैं कि साहित्य को और ज्यादा प्रचलित किया जाए, उसके बारे में बताया जाए। तो एक आपकी तरफ से क्या एक सजेशन रहेगा कि आने वाले समय में और किस तरह के काम करने चाहिए? मुझे लगता है कि साहित्य से जो लोग भी जुड़े हुए लोग हैं, जो पत्रकारिता और साहित्य दोनों से जुड़े हुए हैं, आप उनको इनवाइट करिए, उनको कहिए कि आप हमारे बच्चों के लिए कुछ लिखिए। आप जो कुछ लिख रहे हैं वो हमारे लिए उपलब्ध कराइए, ताकि पूरे देश की सामग्री हमारे बच्चों को मिल सके। क्योंकि पढ़ना ही खुद को बेहतर बनाने का एक मात्र माध्यम है। और मैं कहूँगा कि आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, क्योंकि यूनिवर्सिटीज जो पढ़ा रही हैं वो माखनलाल चतुर्वेदी के जमाने की पत्रकारिता ही पढ़ा रही हैं, जिस पत्रकारिता का आज कहीं कोई वजूद नहीं है। तो एक वर्क बुक ऑफ जर्नलिज्म जो है वो होना चाहिए। तो मुझे लगता है कि जो आप कर रहे हैं ये वर्क बुक ऑफ जर्नलिज्म का ही काम है। तो आप लोगों को जोड़िए, लोग आएंगे आपके साथ, क्योंकि देखिए हर आदमी चाहता है कि उसकी अगली पीढ़ी बेहतर तैयार हो, जैसे हम ये चाहते हैं। तो अगर हम बात करें यूपी की जमीन से आप हैं, तो वहां पर तो वैसे ही मैं बिहार से हूँ। हाँ बिल्कुल जी, अच्छा बिहार से मुजफ्फरपुर। ओके मुजफ्फरपुर से, जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो वहाँ की क्या लगता है सर, मुजफ्फरपुर अभी फिलहाल किस तरह की स्थिति है? लेकिन सवय भूमि गोपाल की, यार वहां से निकले, भोपाल आ गए, इंदौर आ गए, अब नागपुर में है। तो सवय भूमि गोपाल की हर जगह जो है वो ईश्वर की ही है। बिहार तो अच्छी स्थिति में है अब तो, पहले से काफी सुधार आया है। मैं बीच में गया था वहां, तो संपर्क में रहता हूं, तो है काफी सुधार है। और बिहार तो ऐसे भी देखिए वो वक्त से आगे चलने वाला प्रदेश है।
जब पूरा देश बिगड़ा हुआ होगा तब आप देखिएगा कि बिहार सुधार की राह पे होगा। बिहार जो है वो 100 साल आगे बिल्कुल चलता सर, है, दूसरी जगहों से 100 साल आगे चलता है।